आज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी की भी सूची आ गई है। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि कन्नौज से बीजेपी हार गई, इसलिए इन लोगों ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन जी की प्रतिमा हटाई है। समय आने पर समाजवादी लोग उनको सम्मान के साथ साथ उनकी संगम क्षेत्र तथा कन्नौज में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी और कीमती प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। देखिए, बीजेपी आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए, लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहेल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे? केशव प्रसाद सरकार को घेरने का काम। देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी ब्रिक्स की मीटिंग में दुनिया के सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मिले और चीन को लेकर भी खबरें आई थी। और इधर हमारी सीमा आज से असुरक्षित नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई और असुरक्षित हो गई है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जानें गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में फेल है, हमारे जो संबंध दुनिया में देशों से होते हैं उसमें फेल हुई है सरकार हमारी। तो ये फेल सरकार को हटाने से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी हमारे जवानों की जान बचेगी, जब ये सरकार देश से हटेगी। तमिलनाडु के मुक्ति का जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन की। एक माहौल बनाया जा रहा है कटो के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव डालने वाला नारा है? या ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए, उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है। और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में।
उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी, और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। भाजपा विकास के आज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है, बीजेपी की भी सूची आ गई है। बहुत इंतजार था कि बीजेपी के लोग किसको उतारेंगे। हमें लगता है बीजेपी के लोग भी हम लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं वो लोग। और हिंदी के प्रोफेसर, अंग्रेजी के प्रोफेसर, कवि बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे रिश्तेदारवादी और पर्यावरणवाद में क्या फर्क है। लेकिन करहेल की जनता जो समाजवादियों से अपना बहुत पुराना रिश्ता मानते हैं, ये रिश्ता बनाया हुआ नहीं है, ये बना हुआ रिश्ता है। इस बार जो परिणाम आएगा, जीत का भी ऐतिहासिक परिणाम होगा और हार का भी ऐतिहासिक परिणाम होने जा रहा है। बीएलओ की सूची मंगा लो, बीएलओ में ये देख लो कि इसमें कोई पीडीए परिवार का तो नहीं है, और अगर पीडीए परिवार का है तो उसे सूची से बाहर कर दो। फिर उससे ऊपर वाले अधिकारी देखे गए कि अधिकारी और कौन कौन हैं। जब उन्होंने उसकी भी सूची मंगा ली, उसमें भी पूरा सफाया कर दिया पीडीए के परिवार का, तब उन्होंने चुनाव की तारीख घोषित की। लेकिन बीजेपी के लोग इन्हें भूल रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने उन्हें उत्तर प्रदेश में हराया है, इंडिया गठबंधन ने और पीडीए ने मिलकर के 36 सीटें प्लस 7 43 सीटें हार गए। और इन्हीं कार्यकर्ताओं को अगर पता होता कि हम लोग 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, 43 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो हो सकता था यहाँ का कार्यकर्ता एकजुट होकर के हमें 60 से ज्यादा भी लोकसभा जिता। और अब तो हम लोग बीजेपी को हराना जान गए हैं, रणनीति बनाना जान गए हैं, लोगों का सम्मान कर करके उनको जोड़ना जान गए हैं, दूसरों को जगह दे करके त्याग करना जान गए हैं। तो देख लेना आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिणाम, ऐसा परिणाम आएगा कि कभी बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। हालांकि बीजेपी के लोग सो नहीं पा रहे जब से अयोध्या हारे हैं। जब एक गड़बड़ सोते हैं तो उन्हें यूपी की याद आ जाती है कि यूपी में कैसे हार गए, और जैसे ही गड़बड़ दूसरी कर करके अयोध्या की याद आती तो फिर नहीं सो पाते। तो इतनी बड़ी हार हुई है यूपी से जिसकी वो अभी तक भरपाई नहीं करता है। इसीलिए पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं, पीडीए की काट, कि ये पीडीए को कैसे काट की जाए। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं पीडीए की लड़ाई वही पुरानी लड़ाई है, कोई ये नई लड़ाई नहीं है जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया या उनसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या तमाम सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने वाले जितने भी हमारे नेता हैं, या नेताजी या डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जिन्होंने जो रास्ता दिखाया वही पीडीए का रास्ता है, वही पीडीए की रास्ता। जब हम लोग पीडीए की बात करते हैं तो बीजेपी के लोग घबराने लगे हैं और काट ढूंढ करने के लिए कह रहे हैं कि हम भी पिछड़ा और दलित बनाएंगे। लेकिन हम अपने पीडीए परिवार के लोगों को कहना चाहते हैं ये केवल चुनाव के लिए उन्होंने नाम बढ़ाए हैं,
लेकिन सच्चाई में वो उनको कुछ नहीं देना चाहते। पिछले 10 साल दिल्ली के और अभी तक उत्तर प्रदेश के सरकार ने जितना भेदभाव किया है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। राजनीतिक तौर से भी भेदभाव किया है, समाज में भी हम लोगों के साथ भेदभाव किया है, अधिकारीगण होंगे वो जानते हैं भेदभाव किया है, और इतना अन्याय भी कभी नहीं हुआ होगा जितना अन्याय सरकार में हुआ। जो लोग सरकारी कर्मचारी होंगे या सरकार के आसपास काम करते होंगे वो जानते होंगे इतना भेदभाव कभी नहीं हुआ, इतना अपमानित भी कभी नहीं होना पड़ा। और हम लोगों ने ऐसे भी समय देखा है, ऐसा मौके देखे जहां पर इन्होंने हर सीमा को लांघे तोड़ दिया। हाल ही में आपको याद होगा जब सुल्तानपुर की डकैती हुई और सुल्तानपुर की डकैती को लेकर के पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बैंकें लूटी जा रही हैं, बैंकें लूट रही हैं, एटीएम लूट रही हैं, सुनारों को मारा जा रहा है, सुनार लूटे जा रहे हैं। हम आपसे कहेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो आंकड़े भी अगर आप निकालोगे तो अभी तक जितनी बैंक डकैतियां हुई हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसके साथ साथ हमारे सुनार या सोने का काम करने वाले कारोबारियों का सबसे ज्यादा हत्या अगर कभी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब वो जवाब नहीं दे पाए तो आपको याद होगा मंगेश यादव की इन्होंने हत्या करने का काम, और उस पर भी जब सवाल हम लोगों ने खड़े किए तो सोचिए सरकार ने क्या किया, बैलेंस करने के लिए एक छतरी को मार दिया। बताइए कहीं हत्या करके बैलेंस किया जा सकता है क्या किसी को? पहले तो आपने एक हत्या की और फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी हत्या कर दी। इस सरकार ने मुठभेड़ के बहाने एक हत्या नहीं की है, 2 हत्याएं की हैं। और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी न संविधान मानती, न कानून मानती और न ही लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली पार्टी है। इसलिए जब कभी भी जनता को आने वाले समय में मिलेगा, मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का काम। और जिन्होंने ध्यान से अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे पुलिस भी लूट रही है आजकल। यहां तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन सब जानते हैं कि इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं पड़ा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पड़ा है। और किसी भी स्तर पर देखेंगे, पहले हम लोगों ने कानपुर में देखा था कि पुलिस वाले चांदी चुरा के ले गए, और अभी 2 दिन पहले पता लगा कि वो पैसे जो थे वो भी चोरी कर दिए पुलिस ने, उसमें पुलिस ही पकड़ी गई। ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा कि जो पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जिन्होंने कहा नौकरी दे देंगे, अब नौकरी है कहां, रोजगार कहां है? पिछले 7 साल का हिसाब लगा लो कितनी नौकरी मिली, रोजगार नहीं है। महंगाई कहां पहुंच गई है बताओ? डीजल पेट्रोल या जिन बातों को हम लोगों ने चुनाव में कहा था, बताइए कहां पहुंच गए? और आज भी कीमतें कैसे कम हो उसको लेकर के सरकार को कोई चिंता नहीं है। आज सुबह जब मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था तभी मुझे बीबीसी की कवरेज मिली है, और बीबीसी की स्टोरी ये है कि नोएडा में भी खुले जानवर घूम रहे हैं। सोचो अगर नोएडा जैसी प्रतिष्ठित जगह हो दिल्ली के इलाके के पास, सबसे ज्यादा खुले जानवर घूम रहे हो सड़कों पे, तो आप कल्पना कर सकते हो उत्तर प्रदेश में दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा होगा। और ये सरकार वो है जिसके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर पुलिस जानवरों की समस्या का समाधान कर रही है। समाधान तो किया नहीं, लेकिन किसानों को अपने खेतों पे तार लगाने पड़ गए हैं, और आज भी किसान अपने खेतों पे तार लगाए बैठा हुआ है। पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपको, आपकी जानकारी में होगा कि कुंभ जो आज इतना बड़ा हो रहा है, समय समय पे जो भी सरकार रही है उसने कुंभ कराए हैं, और हर सरकार ये प्रयास करती है
कि उसके शासन में कुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छा हो, महत्वपूर्ण हो, लोगों को सुविधाएं मिलें, साधु संत या सन्यासी या जितने भी धार्मिक लोग उस समय इकट्ठे होते हैं उन सबका सम्मान हो, उन सबको पूरी सुरक्षित व्यवस्था मिले। जिस महादानी ने, जिसका कन्नौज से रिश्ता रहा, कन्नौज से एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है, सम्राट हर्षवर्धन, उनकी प्रतिमा वहां पर लगी थी। जहां कोई भी कुंभ के आयोजन में आता था तो सबसे पहले वहां पर सम्राट महादानी हर्षवर्धन का दर्शन करके ही महाकुंभ में जाते थे या कुंभ के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। इधर भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटाते मिटाते जो कन्नौज और पूरे देश के सम्राट महादानी हर्षवर्धन की भी प्रतिमा हटा दी। जब समाजवादियों ने शोर उठाया, शोर मचाया तो उन्होंने प्रतिमा लगा दी, लेकिन संगम क्षेत्र में नहीं लगी है। ये जो ठेस पहुंचा रहे हैं, न केवल कन्नौज का अपमान कर रहे हैं, कन्नौज के लोगों का अपमान कर रहे हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये महादानी को नहीं समझेंगे, ये महाभ्रष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये महाभ्रष्ट लोगों को महादानी का सम्मान करने में भी पता नहीं क्या लगता है। ये कन्नौज के लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि कन्नौज से हार गए, इसलिए महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाई है। समय आने पर समाजवादी लोग उनको सम्मान के साथ साथ संगम क्षेत्र में सबसे सुंदर, अच्छी और कीमती प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। न केवल कन्नौज में लगाएंगे बल्कि संगम क्षेत्र में भी लगाने का काम करेंगे।